नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस पावर्ड बाय ग्रोथ माउंट यूपीएससी। आई एम ध्रुव जानी। आज हम लोग दो संपादकीय लेख की बात करेंगे और दोनों ही द हिंदू से है। और जो उसमें से पहला है उसका शीर्षक आपको दृश्यमान है, एंड ऑफ द टनल, उसकी बात करेंगे। यह लेख दरअसल हमारे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से संबंधित है, विच मीन्स गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह जो शीर्षक आप देख रहे हैं, एंड ऑफ द टनल, यह दरअसल अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में जो जीएसटी रेवेन्यू था, जीएसटी रेवेन्यू है, आई एम सॉरी, उसका जो कलेक्शन था वह कई गुना बढ़ा पिछले कुछ महीनों के मुकाबले। तो इसी की वजह से लेखक ने बहुत ही उचित यह जो टाइटल है वह दिया है। और लेखक को ऐसा लगता है कि अब जो है यहाँ से जो है हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थतंत्र है, वह रिकवरी की तरफ आगे बढ़ेगा, वह अपनी जो पुनः परिस्थिति थी वह प्राप्त कर लेगा। क्लियर? तो देखेंगे यह लेख की बात है। और जो दूसरा लेख है वह दरअसल वो भी गवर्नेंस जो है उसको इफेक्ट करता है और गवर्नेंस के साथ हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। इस लेख के लेखक का जो नाम है वह हमें नहीं मालूम, गुमनाम लेख है। और इसमें जो माहिती की चर्चा की गई है और जो तथ्य जो पेश किए गए हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए दिस इज अ सिलेक्टिव आर्टिकल और हम लोग यह आर्टिकल पे आगे चर्चा हमारी जो है वह करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो यह सेगमेंट है, यह सेगमेंट में दरअसल हम लोग 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु जो रहेगा वह लेख का पूरा निष्कर्ष रहेगा, विच विल बी द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल, द एंटायर आर्टिकल। दूसरा जो लेख रहेगा वह लेख की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, लेख में जो तथ्य दिए गए हैं, लेख में जो हमें माहिती दी गई है उसकी चर्चा करेंगे। और जो तीसरा है वह थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए, वह तीसरा जो मुद्दा है वह दरअसल ऐसे बिंदुओं की बात करता है, ऐसे तत्वों की बात करता है जो कि हमारे जनरल स्टडीज की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अक्सर जो प्रश्न होते हैं वे प्रश्न ऐसे करंट अफेयर में, ऐसे आर्टिकल में से ही निकल के जो है हमारे सामने आते हैं। तो दे आर इनडायरेक्ट, बट इसका जो इमरजेंसी, इसका जो उद्भव है वह प्रश्न का, वह कहीं लेखों से हुआ होता है। तो इसलिए हम लोग यह पूरे लेख को अच्छी तरह से देखेंगे, लेख में दी गई माहिती की बात करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जनरल स्टडीज के विषय पर भी जो है हमारी बात करेंगे। देखते हैं। देखिए, जिसका जिक्र हमने किया, द फर्स्ट विल बी कंक्लूजन, सेकंड विल बी द इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द आर्टिकल प्रेजेंटेड बाय द राइटर, एंड थर्ड वन विल बी संशोधित लेख संबंधित सामान्य अभ्यास के तत्व। संशोधित मतलब रिसर्च्ड एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं, जो आमतौर पे थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, हमारे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे आगे का एग्जाम्स के लिए भी, विच मीन्स मेंस एंड इंटरव्यू लेवल के भी। देखिए, यह पूरा जो फोटोग्राफ है यह लेख का फोटोग्राफ है। आज के हिंदू में यह लेख जो है प्रसिद्ध हुआ है, जिसका टाइटल जो है वह एंड ऑफ द टनल है। और उसका जो सब टाइटल है वह कह रहा है कि द वेलकम पिकअप इन जीएसटी रेवेन्यू मे नॉट येट सिग्नल ए सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। मे नॉट, यानी कि लेखक ने दोनों पक्ष से बात की है। सकारात्मक जो पहलू है, सकारात्मक जो इजाफा है, बढ़ोतरी है जीएसटी वसूलात में, उसकी भी बात की है। और उसके साथ साथ वो भी बोला है कि सिर्फ जीएसटी रेवेन्यू के बढ़ने से, उसकी वसूलात, उसके कलेक्शन के बढ़ने से हमारी जो इकोनॉमी है वह फिर से ट्रैक पर नहीं आ सकती, क्योंकि और भी कोई पहलू है जो पहलू सरकार को अपने ध्यान में लेने होंगे और उसके ऊपर सरकार को कार्य जो है वह करना होगा, प्रतिक्रिया करनी होगी। तो कुल मिला के लेखक ने दोनों पक्षों से, दोनों पहलुओं की बात की है। देखेंगे आगे धीरे धीरे। जो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको, जो हमारा जो दूसरा बिंदु है उसमें मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है। तो हम लोग जो जब कंटेंट की बात करेंगे, लेख के कंटेंट की, तब हम लोग यह जो बिंदु है जो महत्वपूर्ण, उसकी भी बात उसमें कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब सर्वप्रथम हमें लेख का निष्कर्ष
जो है वह पहले जानना होगा। देखते हैं अक्टूबर 2020 में जो जीएसटी की वसूलात में इजाफा हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत है, विच इज एक्चुअली ए पॉजिटिव सिंबल या पॉजिटिव साइन। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसकी बुरी असर भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अर्थतंत्र पर पड़ी, विच मीन्स स्लोइंग इकोनॉमी। और जैसा इसमें लिखा है कि सिर्फ भारत को ही इससे नुकसान हुआ या कुछ चंद देशों को ही नुकसान हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग पूरा विश्व जो है यह कोरोना की चपेट में आ गया। कोरोना की वजह से मंदी में जो है वो झुक गया पूरा देश, पूरा वैश्विक अर्थतंत्र। उसके बाद लेखक ने जो वसूलात में इजाफा हुआ है उसके कारण भी दिए। लेखक ने उसके कारण भी दिए कि यह जो इजाफा है वह ऐसे ही नहीं हुआ, कई कारण है। उत्पादन में जो है भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, मांग में भी बढ़ोतरी हुई है। ऊपर से जो यहाँ का जो समय है अभी का भारत में, जो कि त्योहारों का समय है, तो इन सब चीज़ों की वजह से यह जो हमें दिख रही है तेजी, या आप कह लीजिए कि जो बढ़ोतरी दिख रही है जीएसटी के कलेक्शन में, तो इन सब सारे कारणों की लेखक ने जो है ठीक ठाक बात की है। उसके बाद आगे की चुनौतियों की बात की। सिर्फ यहाँ से लेखक संतुष्ट नहीं हुए कि चलो जीएसटी बढ़ गया तो अब हमारे लिए कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु लेखक ने जमीनी स्तर पे जो वास्तविकता है, जो वास्तविक प्रश्न है, जो चुनौतियाँ हैं, उसकी भी बात की, और उससे हमें भविष्य में कैसे लड़ना होगा उसका भी जो है जिक्र हमारे लेखक ने किया है। तो कुल मिलाकर यह जो लेख है यह दो पक्षों की बात करता है। एक सकारात्मक संकेत की भी बात करता है, उसके साथ साथ सकारात्मक संकेत से जो पूरा अर्थतंत्र है वो फिर से उजागर नहीं होने वाला, ये चिंता भी व्यक्त करता है। सरकार को कौन कौन से क्षेत्र में अपना जो काम है वह करना होगा, उसकी भी बात लेखक ने की है। और बीच में पूरे लेख में हमें थोड़े तथ्य भी दिए हैं, थोड़े आंकड़े भी दिए, तो हम उन सारी चीज़ों का जो जिक्र है वह हमारे नेक्स्ट बिंदु में करेंगे। देखिए ये हमारा सेगमेंट का नेक्स्ट बिंदु आ गया, लेख की महत्वपूर्ण बात है, विच मीन्स द कंटेंट। देखिए ₹1.05 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी की वसूलात की गई है, अबाउट 1.05 लाख करोड़, क्लियर, विच इज अ गुड फिगर। और पिछले कुछ महीनों में तो बहुत ही अच्छा यह जो आंकड़ा है वह बहुत ही अच्छा है पिछले कुछ महीनों की तुलना में। फरवरी 2020 से महत्तम अप्रत्यक्ष कर की वसूलात, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। जैसे हमें पता ही है कि यह जो जीएसटी है वह दरअसल इनडायरेक्ट टैक्स है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो फरवरी 2020 में लास्ट टाइम जो वसूलात हुई थी वह वसूलात मैक्सिमम थी टिल अक्टूबर, जो अक्टूबर के आंकड़े बाहर आए तब तक, क्योंकि हम सबको पता है कि जो लॉकडाउन था वह आर्थिक जो प्रवृत्तियां होती है उसको पूरी तरह से खराब कर देता है, और इसी की वजह से देयर वाज नो प्रोडक्शन, देयर वाज नो सप्लाई, देयर वाज नो डिमांड, और ओवरऑल द इकोनॉमी वाज इन ए रिसेशन, यानी कि मंदी के दौर में थी। यह तेजी की जो चमक है वह सितंबर 2020 में से दिख रही थी। यस, सितंबर 2020, यानी कि जैसे जैसे लॉकडाउन लिबरल होता गया, जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों को कामकाज करने की जो छूट है वह मिलती गई, और इसी तरह से यह जो तेजी की चमक है वह हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगी। जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो सितंबर 20 में इट ग्रू अप टू 4% फ्रॉम इट्स प्रीवियस मंथ्स, यानी कि सितंबर के जो आगे के महीने थे वह महीने से 4% वृद्धि जो है वह वसूलात में हुई है। और सितंबर और अक्टूबर की तुलना में अक्टूबर में 10.25% जो है इंक्रीज हुआ है, यानी कि सितंबर में जो वृद्धि हुई थी उससे भी कई ज्यादा, दोगुनी से ज्यादा जो वृद्धि है वह अक्टूबर में दिखी गई है। और दूसरी बात, अक्टूबर में भी कुछ ऐसे संकेत आए हैं जिससे हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यह जो जीएसटी की वसूलात है वह नवंबर में और भी अच्छी होगी और भी जो है बढ़ेगी, ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। आगे जैसे ही लॉकडाउन की अमलवारी शुरू हुई, जीएसटी वसूलात में संकुचन शुरू हो गया। यह तो एक स्वाभाविक सी बात है, अगर व्यापार ना हो, अगर व्यवसाय ना हो, अगर धंधा ना हो तो टैक्स कलेक्शन में तो गिरावट आनी ही आनी है, उसमें कोई जो है शंका हमें नहीं होनी चाहिए। जीएसटी वसूलात में इजाफा कई मानकों में सुधार हुआ है, जिसमें एक्सपोर्ट
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक्सेट्रा की जो है गिनती हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही जीएसटी में मैंने आपको अभी बोला कि ऐसे ही कोई टैक्स जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती, मगर कई सारे मानक ऐसे होते हैं जिसमें बढ़ोतरी हुई हो और उसकी जो इफेक्ट है, उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है वह हमारे जीएसटी कलेक्शन पर पड़ी हो। और उसमें हमने दो महत्वपूर्ण बातें दी है। एक तो एक्सपोर्ट है जिसे निर्यात कहा जाता है और दूसरा है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। एक्सपोर्ट तो आपको पता होगा कि जो कोई गुड्स हो वो बने हो हमारी सीमा के अंदर हमारे देश में, और उसका जो सेल है वह बियॉन्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो, बियॉन्ड पॉलिटिकल बॉर्डर्स हो। क्लियर? तो एसएसएल को एक्सपोर्ट कहा जाता है। इट इज सिंपल, बट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है यह टर्म हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक्स के साथ यह जो है संबंध रखती है, तो हमें मालूम होनी चाहिए। यह जो मुद्दा है यह हम हमारे तीसरे बिंदु पर देखेंगे, जहां रिसर्च जो एनालिसिस की बात आती है, रिसर्च कंटेंट की, वहां हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हमें याद रखना है कि यह सब मानक होते हैं जिसकी वजह से जीएसटी वसूलत जो है वह प्रभावी होती है। अगर यह मानक जो है एक्सपोर्ट है, पीएमआई है, अगर इसमें गिरावट दिखे तो बट ऑब्वियसली जीएसटी के कलेक्शन में भी गिरावट जो है हमें दिख सकती है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, जाहिर परिवहन की छूट मिली, कुछ क्षेत्रों को कामकाज करने की छूट मिली, उसकी सकारात्मक असर देखने लगी। जिसका जिक्र हमने अभी किया, जाहिर परिवहन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फ्रॉम लॉकडाउन यानी कि 23 मार्च से सब कुछ बंद था, मगर पिछले 2 महीनों से धीरे धीरे यह जो लॉकडाउन है वह अब अनलॉक की प्रोसेस के अंदर आ गया है। और इसी के तहत जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों को छूट मिलती जा रही है, वैसे वैसे उन लोगों का जो व्यापार है, व्यवसाय है, वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद वर्ष 2021 के प्रथम, यह 2021 है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के प्रथम चौथा यानी कि क्वार्टर में जो 23.9% तक की गिरावट देखने के बाद यह जीडीपी की बात हो रही है, जिसका हमें अच्छी तरीके से पता है। बहुत ही जो है चारों तरफ इसकी बात हो रही थी कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो -23.9 पे है, -24 पे है, व्हाट विल हैपन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो यह बात हमें पता है। अब इन सकारात्मक आंकड़ों से हमें राहत की सांस हम ले सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे भयंकर आंकड़े देखने के बाद आज के समय यह जो कलेक्शन हुआ है जीएसटी का अक्टूबर के माह में, तो उसको देख के हम लोग यह जो राहत की सांस है वह ले सकते हैं। अक्टूबर माह में कुछ ऐसे चिन्ह भी देखे गए जो कि नवंबर में तो जीएसटी रेवेन्यू में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका जिक्र हमने किया कि अभी भी हाल ही में अक्टूबर मास में कुछ ऐसी बातें हुई है। अक्टूबर मास में जो पीएमआई है वो भी अच्छा खासा ऊंचा आया, विच इज हाईएस्ट इन द 8 years और 7 years। आखिरी में यह जो पीएमआई था वो हमें फरवरी 2012 में मैक्सिमम देखा गया था। इट वाज आई थिंक 52 पॉइंट समथिंग। क्लियर? और आज के समय वह 58.9 के आसपास हो गया है। क्लियर? तो ये सब सकारात्मक चिन्ह है जिसकी असर जो है वह नवंबर के कलेक्शन पर पड़ सकती है, और वो जो असर होगी वो भी सकारात्मक ही होगी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अक्टूबर में प्रदर्शित हुआ, वह ऊंचा रहा। ऊंचा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बड़े पैमाने पे उत्पादन का सूचक है। जैसे पीएमआई जैसे ऊंचा हो तो समझ लेना कि प्रोडक्शन जो है वह एकदम बल्क स्केल में हो रहा है, बड़े वॉल्यूम में हो रहा है। और अगर जो पीएमआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग नीचा हो तो समझ लेना कि जो उत्पादन है वह एकदम सीमित तौर से हो रहा है और उसमें कोई हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद हालांकि अर्थतंत्र की दिशा के बारे में कोई पूर्वानुमान करना एक परिपक्व और भ्रामक होगा, इल्यूशनरी, क्योंकि अभी तो हमने एक ही मापदंड देखा कि जीएसटी का कलेक्शन हुआ, मगर कई सारे अलग अलग मापदंड है, कई सारे अलग अलग भारत के अर्थतंत्र के ऊपर चुनौतियां हैं कि हम लोग इस स्टेज से यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब हमें जो है कोई हमें आपत्ति नहीं है हमारे अर्थतंत्र में, हमारा अर्थतंत्र एकदम स्मूथ चल रहा है। इट विल नॉट बी ए गुड एंड इट विल बी ए
डिसीजन और ओपिनियन गिवन और टेकन इन हेस्ट, वो एक उतावला निर्णय होगा। क्लियर। तो लेखक के मुताबिक अभी भी हम लोग यह कोई डिसीजन नहीं ले सकते हमारा फ्यूचर के बारे में, भारत के फ्यूचर के बारे में, और अगर लिया तो वो एक अपरिपक्व होगा और एक भ्रामक होगा, इल्यूजनरी होगा। उसके बाद अर्थशास्त्रियों के लिए सितंबर अक्टूबर के आंकड़ों में बहुत कुछ सीखने जैसा है। ये एक अच्छी बात बोली है लेखक ने कि जो हार्डकोर इकोनॉमिस्ट होते हैं वे लोग इन आंकड़ों को लेके जो उसमें जो ट्रेंड चल रहा है, जो कंज्यूमर का जो माइंडसेट है, उसके जो विचार है, उसके विचार की दिशा है, वह दिशा ये इकोनॉमिस्ट लोग जो है आज के आंकड़े से निकल सकते हैं। क्योंकि लेखक के मुताबिक वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मिश्र भाव दिख रहा है हमें। देयर इज ए मिक्सचर, इट इज एन अमलगमेशन। किन किन चीजों का? पहली चीज, पिछले कुछ महीनों की दबी हुई मांग, पेंट अप डिमांड। सिंस मार्च हम लोग घर में बैठे हैं, तो अब धीरे धीरे अनलॉक के समय में व्यक्ति विशेष जो है वह बाहर निकल के अपनी जो डिमांड है उसको जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। तो पेंट अप डिमांड, दबी हुई डिमांड, पिछले 6 महीनों की जो डिमांड है हमारी, पिछले 6 महीनों की जो मांग है वह अब धीरे धीरे बाजार में निकल रही है। और दूसरा जो पहलू है वह है प्रसिद्ध त्योहारों के समय की मांग पर असर। बट ऑब्वियस है, और हमें मालूम ही है कि भारत में जो दिवाली और नवरात्रि और ऐसे ऐसे जो मुख्य त्यौहार है, वे त्यौहार दरअसल प्रभावी होते हैं, मार्केट के ऊपर भी, बाजार के ऊपर भी प्रभावी होते हैं, और अपना जो प्रभाव है वह प्रत्येक वर्ष छोड़ जाते हैं। तो लेखक को यह लगता है कि आज की जो डिमांड है इसमें मिश्र भाव है। एक भाव है पिछले 6 महीनों की दबी हुई डिमांड का, और उसके साथ साथ दूसरा भाव मिला है पौराणिक प्रसिद्ध त्योहारों का। और इसी की वजह से आज की जो डिमांड दिख रही है वह इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का एडिशन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखिए, अर्थतंत्र व उसकी परिस्थिति की बात करना सामान्य सहज बात है। ऐसे चौराहे पे बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर लेखक के मुताबिक अगर हमको वास्तविक जो सिनेरियो है उसको पहचानना है, अगर हमें ज़मीनी जो तथ्य है उसको अभ्यास करना है, तो यह एक असामान्य बात है, ये एक अलग बात है। और लेखक के मुताबिक ऐसे कई क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सरकार को आगे यह जो अर्थतंत्र को सुधारना है उसका जो काम है वह सरकार को कई क्षेत्र में करना है। उसमें से एक क्षेत्र का जिक्र किया है यहाँ लेखक ने, और वो है रोजगारी, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट। यहाँ यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आज के समय में ड्यू टू दिस डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी बाय कोरोना, आज के समय में जो रोजगारी है वह एक एकदम प्रायोरिटी का मुद्दा बन गई है सरकार के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए भी। सरकार की भी कोई योजना नहीं है, और टिल डेट या वर्तमान के महीनों के लिए, वर्तमान के जो है मंथ्स के लिए सरकार ने कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं दी है, कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जिससे रोजगारी जो है उसमें उसके सर्जन में बूस्ट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है उसको बूस्ट मिले। ऐसी कोई योजना सरकार की तरफ से अभी कोई जाहिर नहीं हुई है। क्लियर। तो यहाँ तक जो हमने बात की ये बात थी लेखक के मुद्दे थे जो लेख में प्रदर्शित हुए थे, जिसको हमने जो महत्वपूर्ण थे हमारे लिए उसको हमने निकाला। महत्तम मुद्दों की हमने चर्चा कर ली जो लेखक ने कहा था। अब तीसरा बिंदु है यहाँ से जो हमारा रिसर्च जो कंटेंट है, जो हमारे परीक्षा के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी बात हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, लेख संबंधित सामान्य अभ्यास के महत्वपूर्ण तत्व। अब देखिए, उसमें से पहला जो मुद्दा है, यह मुद्दा हमारे लिए परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का है, जिसका जिक्र हमने आगे किया था, PMI, और ब्रैकेट में जो M है इट स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, विच मीन्स उत्पादन, किसी भी तरह का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का। इसमें कई जो अर्थशास्त्री है वे मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस मैन्युफैक्चरिंग को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। तो करना ना करना वो हमारे ऊपर है, दोनों ही सही है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस सेक्टर गिने तो भी सही है, अगर सर्विस सेक्टर को अलग से गिने तो भी सही है। देखिए, भारत के संदर्भ में PMI M उत्पादन संबंधी प्रदर्शन को नापता है, विच मीन्स मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस। मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस
बट ऑब्वियस है कि कोई कंपनी जो होती है, जो उत्पादन करती है, उसके प्रदर्शन को मापना यह सूचकांक का काम है। और मेनली जैसे यहाँ लिखा है, इट इज मंथली सर्वे। प्रत्येक मास जो है इसका सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, और इसके आंकड़े जो है वह बाहर आते हैं। यह अंक 500 उत्पादन कंपनियों का सर्वेक्षण करके प्राप्त होता है। 500 उत्पादन कंपनी विच मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज का भी इंक्लूजन होता है। उन लोगों के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड होती है, सर्विस जनरेट होती है, उसका भी उसकी भी जो गिनती है वह यहाँ की जाती है। उसके बाद कौन प्रकाशित करता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे प्रीलिम्स के लिए भी। IHS मार्केट नामक कंपनी है, यह एक पब्लिक कंपनी है, और यह कंपनी का जो काम है वह दरअसल डिजिटल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सर्विसेज का है, और बहुत ही बड़ी कंपनी है, वैश्विक स्तर पर काम करती है। और भारत के संदर्भ में, भारत के लिए यह जो आंकड़े है, इसकी जो गिनती है, यह कंपनी करती है। दरअसल दो अलग अलग कंपनीज है, मगर आज के दिन इन दोनों का मर्जर हो चुका है, तो एक नाम से जानी जाती है। इसमें जो IHS है वह थोड़ी पुरानी है, 1959 से उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वह हो गया था, और बाद में इन द ईयर 2015 इसका जो मर्जर है मार्केट के साथ हो गया था। ब्रिटिश बेस्ड है। आगे हम लोग यह कंपनी की प्रोफाइल देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट लिमिटेड से भी जानी जाती है, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट लिमिटेड। यह सूचकांक उत्पादन क्षेत्र व सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण पर आधारित है। देखिए, उत्पादन क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, दोनों में से कुल 500 कंपनियों का जो डेटा है, उसका जो उत्पादन का परफॉर्मेंस का उसका डेटा है, उसको एनालाइज करके यह जो इंडेक्स है वह पब्लिश होता है। इसका एक मापदंड है जो हमारे लिए जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए, 50 पॉइंट से ऊपर अंक है, 50 पॉइंट से ऊपर, तो क्या सूचित करता है? वह सूचित करता है कि व्यवसाय में वृद्धि होगी या हो रही है। और 50 अंक से जो नीचे है वह ऐसा सूचित करता है कि व्यवसाय में गिरावट आ गई है, जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं वह एकदम धीमी हो गई है। और 50 पॉइंट से ऊपर आर्थिक प्रवृत्तियां जो है वह एकदम तेज हो गई है। तो बट ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि हमारे लिए सकारात्मक जो बिंदु है, यह बिंदु यह है कि हमारा जो PMI है वह माह प्रति माह यानी कि मंथ पर मंथ 50 पॉइंट से ऊपर आए। 50 का जो नंबर है उसके ऊपर हमारा जो PMI है वह आए। देखिए, यहाँ हमारे पास इस कंपनी की प्रोफाइल है। लेट मी जूम फॉर यू। देखते हैं अबाउट IHS मार्केट। IHS का जो फुल फॉर्म है वह है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज, IHS, established in 1959, merged into market. This is the name of a company in the year 2015. 2015 में दोनों का जो मेल है वह हो गया। उसके बाद IHS मार्केट लिमिटेड इज अ ब्रिटिश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर फर्म। ब्रिटिश, अंग्रेज है, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इट इज अ टाइप ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यह एक जाहिर कंपनी है। उसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण काम है, देखिए, यह एक लीडिंग ग्लोबल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट डेटा, ट्रेड प्रोसेसिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड लोन्स एक्सेट्रा। तो आपको किसी भी क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो वित्त का यानी कि फिनेंस का, उसमें यह जो कंपनी है वह आपको हेल्पफुल होगी इफ यू वांट। क्लियर? आपको यह सर्विस देगी, इन रिटर्न इट विल चार्ज ए फी फ्रॉम यू। और यही कंपनी है जिसके द्वारा पूरे भारत का जो है PMIM जो इंडेक्स है, वह इंडेक्स को गिना जाता है, और इन लोगों के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। दो तीन चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। तो हु पब्लिशेस, मंथली है या क्वार्टरली है या कैसा है, प्लस इसका जो मापदंड था 50 डिनोट्स से ऊपर जो है तो इट्स अ पॉजिटिव सिंबल, इट एक्चुअली डिपिक्ट्स एक्सपेंशन इन बिजनेस एक्टिविटी। और 50 डिनोट्स से जो नीचे का स्कोर है, क्लियर, वह एक हमारे लिए नकारात्मक चिन्ह है, नकारात्मक बात है। क्लियर? हमारे पास
इंडिया के संदर्भ में एक बार ग्राफ है जो कि भारत का पीएमआई जो है वह दर्शाता है। देखिए, यह जनवरी का महीना है, यह फेब, यह मार्च है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया। देखिए, मार्च 23 को लॉकडाउन जो है उसकी जाहिरात हुई थी, तो इट्स नॉर्मल थिंग कि मार्च में जो प्रोडक्शन है उसको कोई जो है अफेक्ट नहीं हुआ होगा। क्लियर, ये बात क्लियर है क्योंकि इट वाज अ मंथ एंड, तो उसी की वजह से मार्च में हमें कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिलती। मगर जैसे ही मार्च से अप्रैल में आए, इट वाज इनिशियल फेज ऑफ लॉकडाउन, तो इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हो सीधी आप गिरावट देख सकते हो, अबाउ 50 टू इट्स नियर अबाउट 25, डायरेक्ट हाफ ही हो गया। उसके बाद आगे मई का महीना है, उसमें भी जो परफॉर्मेंस है वह पुअर ही है क्योंकि लॉकडाउन वाज स्टिल ऑन, देयर वाज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके बाद जून का महीना आया, जून में भी थोड़ी जो है रिकवरी में दिखाई देती है, विच मीन्स इट वेंट अप टू 45। उसके बाद जून इट डिक्रीज्ड बिट। उसके बाद अगस्त, सितंबर और आखिरी में देखिए यह जो है वह है अक्टूबर, जिसमें 58.9 डिनोट्स हमें मिले हैं पीएमआई में, और हमने देखा था कि +50 जो हो, क्लियर, तो वो दर्शाता है कि आपके देश में या आपके प्रदेश में यह जो व्यावसायिक प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि जो है वह अच्छी खासी हुई है। तो इट्स अ गुड पॉजिटिव साइन। आगे देखिए, हमारे पास एक थोड़ा डेटा जैसा है, छोटा सा टेबल है। देखिए, यह आज का है, यानी कि अक्टूबर का है। लोवेस्ट जो हमारा हुआ है वह है 27.40, विच मीन्स यह अप्रैल का है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह मंथली है, हमें मालूम है। इसका यूनिट जो है वह पॉइंट है, ये हमें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, पॉइंट है। क्लियर, द नंबर इज इंडिकेटिंग अ पॉइंट्स, या आप डिनोट्स उसे कह सकते हैं। क्लियर, 58.90 विच मीन्स यह जो पॉइंट है, यह जो डिनोट है वह अच्छा है, सकारात्मक है। अब देखिए, हमारा जो दूसरा मुद्दा है आज के रिसर्च एनालिसिस का, वह तत्व दरअसल जीएसटी का है कि यह जो जीएसटी है वह दरअसल क्या है। आपने कई जगह डिबेट सुनी होगी, और डिबेट ऐसी ही सुनी होगी कि क्या जीएसटी को लगाना भारत के लिए हितावह है या नहीं है। क्लियर, क्या मोदी ने अच्छा किया जीएसटी को लगा के, क्या मोदी ने जीएसटी को जोर जबरदस्ती से लगाया था, इत्यादि। क्लियर, मगर हम लोग यहाँ जो जीएसटी की बात करेंगे वह जीएसटी की बात थोड़ी टेक्निकल करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हमें यहाँ क्रिटिसिज्म या कोई कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ने लागू किया है तो हम लोग देखेंगे कि सरकार ने कौन कौन से प्रावधान के ऊपर, उसके कौन कौन से जो प्रोविजंस थे उसको बेस रख के इसको लागू किया है, जीएसटी का मैकेनिज्म किया है, उसके एडवांटेजेस किया है, उसके डिसएडवांटेजेस किया है, हम लोग उसकी बात करेंगे। देखिए, तो शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से जीएसटी के बारे में। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि घरेलू वपराश। The GST is paid by consumers, but it is remitted to the government by the business selling the goods and services. ग्राहक के जेब में से जाता है, मगर सरकार को ये देने का काम जो है वह व्यापारी के द्वारा होना चाहिए। ऐसा कुछ मैकेनिज्म है। सरकार मेरे या आपके पास नहीं आएगी क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं, तो सरकार डायरेक्ट हमारे पास नहीं आएगी। मगर जब हम लोग गुड लेंगे तो एमआरपी में हम लोग वह टैक्स जो है वह ऑलरेडी पे कर देंगे। अब सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो व्यापारियों की है, इंटरमीडियरीज की है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ यह जो खर्च है वह बोन करेंगे, मगर सरकार तक पहुंचाने में व्यापारियों का जो है रोल रहेगा। उसके बाद मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। सप्लाई साइड पर एप्लीकेबल है, नहीं कि गुड्स के बेचान के ऊपर, नहीं कि गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर। तो यह थोड़ी अच्छी बात है।
GST is applicable on supply of goods and services as against the all concept of manufacture or on a sale of or a provision of services. क्लियर? तो यह एक अच्छी बात है, सप्लाई पर होगा। उसके बाद डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। GST is based on the principle of destination based consumption taxation as against the present principle of origin based taxation. Yes, दो प्रकार के जो मैकेनिज्म है वो होते हैं। एक ओरिजिन बेस्ड होता है, जहाँ से ओरिजिन हुआ वहीं जो है टैक्स जो है वह उसके ऊपर लाद दिया गया, और दूसरा जहाँ कंजप्ट हुआ वहाँ से जो टैक्स है वह कलेक्ट हुआ। तो दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैन्युफैक्चरर को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर जो कंज्यूमर जो यूज़ करेगा वही GST को पे करेगा। गुड्स जो है वह चाहे कहीं भी बना हो, मगर जहाँ उसका कंजप्शन होगा वहीं से जो टैक्स है वह गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, गवर्नमेंट की तिजोरी में जाएगा। उसके बाद ड्यूअल GST। इट इज़ अ ड्यूअल GST एज वी नो विथ सेंटर एंड स्टेट, जिसे हम लोग CGST और SGST में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक और भी है IGST, मगर हमें समझना है कि इट्स नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स। क्लियर? इट्स अ टाइप ऑफ ए मैकेनिज्म जहाँ जो सेंटर और स्टेट है वे साथ में मिलकर वह टैक्स का जो है उसको शेयर करते हैं। क्लियर? तो उसे IGST कहते हैं। इट इज नॉट ए अनदर टाइप ऑफ ए टैक्स, व्हाइल SGST एंड CGST आर बोथ टैक्सेस। उसके बाद GST to be levied by the center is called CGST and to be levied by the state is called SGST. Import of goods or service would be treated as interstate supply and would be subjected to IGST in addition to the applicable custom duties. Import goods की बात हो रही है, उसमें SGST CGST नहीं आएगा, मगर it will be subject to जो है IGST which means integrated GST. उसके बाद GST rates to be mutually decided. CGST, SGST, IGST are levied at rate to be mutually agreed upon by the center and the states. Yes, mutually आपस में दोनों को मिल बांट के समझना है कि जो रेट्स है वो कौन से तय करे, कौन सी चीज वस्तुओं के लिए कौन से रेट्स है वह तय करे। वो राज्य, अलग अलग राज्य और केंद्र को दोनों को साथ में जो है अच्छी तरह से बात करके यह जो रेट्स है उसको डिटरमाइन करना है। उसके बाद मल्टीपल रेट्स। Initially, GST was levied at 4 rates: 5, 25, 16, 28. The schedule or list of items that would fall under these multiple slabs are worked out by the GST Council. Yes, multiple rates है। कोई जो गुड होती है, बेसिक गुड होती है, वह 5% में आती है। लग्जरी होती है वह 28 में आती है। हज़ार्डियस होती है वह 28 में आती है। क्लियर? तो इसी तरह GST काउंसिल के द्वारा किन किन चीज़ों को कौन से स्लैब रेट में रखना है उसको तय किया जा रहा है। ये बात हुई GST की और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके जो लक्षण थे महत्वपूर्ण उसकी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि GST लगाने में जो लेजिस्लेटिव जो उसको सपोर्ट मिला, वह सपोर्ट की बात करेंगे कि कैसे GST जो है वह लागू हुआ। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इट इज़ एक्चुअली ए स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। क्लियर? कानून के द्वारा बनाया हुआ एक मैकेनिज्म है, और पहले यह कानून को गढ़ा गया, फिर उसको संसद में प्रेजेंट कर दिया गया। संसद में जो प्रोसेस होती है कानून के पारित होने की, अकॉर्डिंग टू दैट इट पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेज एंड आफ्टर दैट जो प्रेसिडेंट है वह प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, और उसके बाद वह उसका जो स्वरूप है वह एक कानून का बना, और उसके बाद उसको लागू भी कर दिया गया सक्सेसफुली एज क्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, लेजिस्लेटिव बेसिस जो है, इसका जो आधार है वह हम देखेंगे। इन इंडिया GST बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 एज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दिस गॉट एन अप्रूवल इन 2016 एंड वाज renumbered in the statute by Rajya Sabha, the Constitution 101st Amendment Act 2016। उसकी जो प्रोविजंस है वो हमें देखनी होगी। यह आंकड़ा में याद रखना है, 101वां सुधारा था हमारे बंधारण में, जिसके द्वारा GST जो है वह लागू हुआ है। सेंट्रल GST टू कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट GST टू कवर VAT, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। क्लियर? तो देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस
number of taxes which are actually being covered by GST, and after the implementation of GST multiple taxes were abolished. कई प्रकार के जो टैक्स थे जो राज्यों के द्वारा अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग रेटों में लगाए जाते थे अलग अलग चीज वस्तुओं के ऊपर, वो सब एक साथ यह GST ने खत्म कर दिया, क्योंकि GST जो है उसका जो ढांचा है वही अपने आप में इन सब टैक्सों को समावेशन करने वाला है, तो इसीलिए दूसरे सब टैक्सों की जरूरत नहीं रही और अल्टीमेटली यह जो हमारा पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है वह सिंप्लीफाई थोड़ा हुआ। उसके बाद इंटीग्रेटेड GST टू कवर इंटर स्टेट ट्रेड which means mainly import. IGST per se is not a tax but a system to coordinate state and union taxes. जैसे ही हमने जिक्र किया कि IGST जो है वह कोई एक पर्टिकुलर टैक्स नहीं है, मगर यह एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट करने की यूनियन और स्टेट्स के टैक्सों को। उसके बाद आर्टिकल 246A, स्टेट्स ऑफ पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। बंधारण के द्वारा राज्य को कुछ सत्ताएं दी गई है और इसमें से यह वित्तीय सत्ता है, नाणाकीय सत्ता है, जिसके द्वारा राज्य को भी हक दिया गया है कि वो भी किसी भी अपने राज्य में उसके सीमा के अंदर जो चीज़ों का खरीद बेच होता है उसके ऊपर यह जो टैक्सेस है, कर जो है वे लाद सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यह आंकड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 246A। उसके बाद देखिए अब GST काउंसिल की बात करें, पूरा का पूरा जो GST है उसको लागू करने के लिए ये उसकी नोडल एजेंसी है यह GST काउंसिल, क्लियर। और पूरे देश में पान इंडिया इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज एक्चुअली बीइंग मॉनिटर्ड बाय द GST काउंसिल। देखिए आर्टिकल 279A, GST काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न GST, यस, यानी कि टू मॉनिटर एंड टू रेगुलेट और टू मैनेज द अफेयर्स रिलेटेड टू GST। Its chairman is a Union Finance Minister of India। यह बात महत्वपूर्ण है, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री कहना उचित रहेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। विथ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स मेंबर्स, और अलग अलग मिनिस्टर भी है जो अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्लियर। तो उन लोगों को भी यह GST काउंसिल में स्थान मिला है। उसके बाद द काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर एंड द स्टेट्स विल हैव 2/3 वोटिंग पावर। ये बात भी महत्वपूर्ण है। अगर सेंटर के 9 लोग हैं तो सेंटर को वोटिंग पावर 3 का ही मिलेगा, क्लियर। और अगर स्टेट के 10 लोग हैं तो स्टेट को वोटिंग पावर जो है वह 6.5 या 6.6 मिलेगा। तो बट ऑब्वियस राज्यों की जो आवाज है वह यह काउंसिल में थोड़ी बड़ी रखी गई है केंद्र के मुकाबले। उसके बाद द डिसीजन आर टेकन बाय 3/4 ऑफ द मेजोरिटी। जो काउंसिल का जो डिसीजन होते हैं वह 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, यह भी एक अच्छी बात है। उसके बाद देखें रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट बाय GST, कि GST के लागू होने से कहां कहां सुधार हुए उसकी बात करें। क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट, यस, पूरी देश की जो मार्केट थी वह एक हो गई, समान हो गई। बाय अमलगमेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इनटू अ सिंगल टैक्स। अगर आपको मालूम हो तो GST की एक पंच लाइन है, 1 नेशन 1 टैक्स। तो यह पंच लाइन को साकार कर दिया GST ने, क्योंकि सब जो डाइवर्सिटीज थी, जो भिन्नता थी अलग अलग राज्यों की अलग अलग करों के मामले में, वह भिन्नता को खत्म कर दिया यह GST ने, और एक ही स्वरूप जो है इनडायरेक्ट टैक्स का वह लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, विच मीन्स GST मिटिगेटेड इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग और डबल टैक्सेशन। कास्केडिंग का मतलब कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ डबल टैक्सेशन याद रखना है कि एक ही चीज जो है वह पूरे प्रोसेस में, पूरे सप्लाई चेन में उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो कितनी बार होता है। तो देयर वाज एक्चुअली ए लूप होल, जब अलग अलग टैक्सेस थे, कोई एक सेंट्रल टैक्स नहीं था, कोई एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं थी, तब जो डबल टैक्सेशन की जो चुनौती थी वह अक्सर हमारे सामने आ जाती थी। और अक्सर डबल टैक्सेशन से यह जो गुड होती थी वह कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी महंगी हो जाती थी।
तो अल्टीमेटली पूरा जो बर्डन था वह कंज्यूमर्स के ऊपर आ जाता था। उसके बाद रिडक्शन इन टैक्स बर्डन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द बिगेस्ट एडवांटेज वुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑफ गुड। यस, सिंगल टैक्स से आप कहीं से भी लो, कितनी भी लो, क्लियर, यूनिफॉर्मिटी विल बी सीन। और इसी की वजह से जो डबल टैक्सेशन और उसका जो मार था जो कि ग्राहक के ऊपर पड़ रहा था, वह अब धीरे धीरे नाबूद होता जा रहा है। उसके बाद मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव, भारत की जो प्रोडक्ट है उसको और भी स्पर्धात्मक बनाना, वो भी एक जो है जीएसटी जो है उसका एक बेनिफिट है, उसका एक मेरिट है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट owing to full neutralization of input taxes across the value chain of production। देखिए, अब कर एक समान है, कोई फेरफार नहीं है, तो यह जो प्रोड्यूसर्स है वो भी मोटिवेट होते हैं और इसी की वजह से ही हमारे जो गुड्स है वो भी धीरे धीरे अब कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी। उसके बाद इजियर टू एडमिनिस्टर, बट ऑब्वियस है अगर आपके पास कोई टैक्स की पूरी जाल हो, पूरी माया जाल हो पूरे देश में, उसको एडमिनिस्टर करना और एक सिंगल टैक्स हो उसको एडमिनिस्टर करना, तो बट ऑब्वियस है सिंगल जो होता है वो एकदम इजी होता है, अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो सरकारी मशीनरी है वह अच्छी तरीके से कर सकती है। बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंट एंड सेल्फ पॉलिसिंग कैरेक्टर ऑफ जीएसटी इट वुड बी इजियर टू एडमिनिस्टर। अब ये बात हुई रिफॉर्म्स की जो कि जीएसटी को लागू करने के बाद हमें दिखाई देते हैं। अब थोड़ी बात कर ले हम एडवांटेजेस की, जीएसटी के पक्ष में बोल ले थोड़ा कि एग्जैक्टली जीएसटी ने भारत को या भारत के अर्थतंत्र को किस तरह से फायदा जो है वह पहुंचाया है। देखिए, 3 भागों में हम लोग यह पढ़ेंगे। तो पहला फॉर द गवर्नमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद फॉर कस्टमर्स देखेंगे। तो देखिए, प्रथम फॉर द गवर्नमेंट, क्रिएट ए यूनिफाइड कॉमन मार्केट। With the help of creating a unified common national market for India, it also gives a boost for foreign investment, which is Make in India. Clear? एक हमें दिखाई नहीं देता, एक फायदा ऐसा भी है कि जैसे यह पूरे स्टेट्स की जो टैक्स की जो जाले थी वह खत्म हुई, तो इट विल एक्चुअली मोटिवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया और टू प्रोड्यूस इन इंडिया, विच इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर अस। क्लियर? तो एक हमें दिखाई नहीं देने वाला फायदा जो है वो है ये भी है जिसका जिक्र यहाँ हुआ है। उसके बाद स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन थ्रू हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, प्रोसीजर, रेट ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अक्रॉस स्टेट्स। क्लियर? हाल की जो चैनल है टैक्स की वह एकदम सिंपल हो गई है, एकदम सरल हो गई है समझने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है जीएसटी के लिए। उसके बाद इंक्रीज टैक्स कंपाइलेंस, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी है वह टैक्स भरे। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की टैक्स की आवक हो तो सरकार उसमें से लोक उपयोगी या लोक कल्याण के कार्य है वे कर सके। क्लियर? तो एक जो फायदा है वो ये भी हुआ जीएसटी के हिसाब से, कई अनरजिस्टर्ड जो ट्रेडर्स थे, बड़े छोटे सब, वे सब रजिस्टर हुए और धीरे धीरे अपने भाग का जो टैक्स है वह अब धीरे धीरे भरने लगे, तो टैक्स कंपाइलेंस भी हुआ। Improved environment for compliance as all returns are to be filed online. Input credits to be verified online, encouraging more paper trail of transaction at each level of supply chain. Yes, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा हो गया पूरी सप्लाई चेन में पूरे गुड को ट्रैक करना। क्लियर? कि कहीं से भी टैक्स अवॉइडेंस ना हो, और इसी की वजह से टैक्स कंपाइलेंस जो है वह अधिक मात्रा में बढ़ गया। उसके बाद डिस्करेज टैक्स इवेशन। जो टैक्स इवेशन जो है वह एक पर्टिकुलर टर्म है जिसका मतलब होता है कर चोरी, और भारत में यह एक आम बात है, तो इसको कम करने में जीएसटी की जो भूमिका है वह एक अच्छी है। यूनिफॉर्म एसजीएसटी एंड आईजीएसटी रेट्स विल रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर इवेशन बाय एलिमिनेटिंग द रेट आर्बिट्रेज बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स एंड दैट बिटवीन द इंट्रा और इंटर स्टेट सेल्स। क्लियर? तो अब जो राज्यों के बीच में उन लोगों को जो एडजस्टमेंट्स करने थे अपने अलग अलग टैक्सों को लेके, वह एडजस्टमेंट अब खत्म हो गए। अब उन लोगों को एक ही जो है वस्तु का ध्यान रखना है कि क्या एट द टाइम ऑफ सप्लाई
जीएसटी जो है वह पेड हो चुका है कि नहीं हो चुका है, दैट्स इट। क्लियर। गुड्स कहाँ पे भी जाए, किसी भी राज्य में जाए, राज्य के अंदर जाए, राज्य के बाहर से आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको यही देखना है कि एक बार वह जो जीएसटी है वह एक बार कलेक्ट हो जाए, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। क्लियर। तो अल्टीमेटली यह अच्छी बात है, और इसी की वजह से ही जो कर चोरी है वो भी एकदम ओछी होगी, क्योंकि ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, और जितना ट्रैक करना पड़ रहा है वह एकदम ईजी है, क्योंकि सिंगल प्लेटफॉर्म है, सिंगल टैक्सेशन है। उसके बाद फॉर ओवरऑल इकोनॉमी अगर देखें तो देखिए, ब्रिंग आउट सर्टेनिटी, कॉमन प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, रिफंड ऑफ टैक्सेस, यूनिफॉर्म फॉर्मेट्स ऑफ टैक्स रिटर्न, कॉमन टैक्स बेस, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल लैंड ग्रेटर सर्टेनिटी टू टैक्सेशन सिस्टम। यस, सब कुछ एक ही हो। क्लियर। अगर आपको फॉर्म भरना है तो प्रत्येक व्यापारी का एक ही फॉर्म हो। क्लियर। अगर रेट्स देखना है, टैक्स रेट्स, तो प्रत्येक चीज वस्तु का पूरे देश में एक ही रेट हो। क्लियर। तो इन सब सारी चीजों से हमारा जो टैक्स प्लेटफॉर्म है वह थोड़ा मजबूत बनेगा, वह थोड़ा सरल बनेगा, अच्छा बनेगा। उसके बाद रिड्यूस करप्शन, ग्रेटर यूज ऑफ आईटी will reduce the human interface between the taxpayer and the tax administration, which will go a long way in reducing corruption। बहुत अच्छी बात है, और इसमें हमें आईटी को ही जो है आईटी का ही आभार व्यक्त करना होगा, बिकॉज विदाउट आईटी, विदाउट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, द एंटायर सिस्टम, द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो ड्यू टू आईटी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन की वजह से ही आज के समय हम लोग जो है वह एकदम ऑनलाइन जो है हमारा जो पूरा का पूरा वहीवट है वह कर सकते हैं। उसके बाद बूस्ट सेकेंडरी सेक्टर, इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज जीडीपी विथ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू सब्सटेंटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, इट विल एक्चुअली बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, and manufacturing in return will actually boost our entire economy। उसके बाद ultimately it will help in poverty eradication by generating more employment and more financial resource। अच्छी बात है। indirect इफेक्ट है जीएसटी की, जो कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ रही है, और पॉवर्टी इरेडिकेशन में भी हमारी मदद करेगा, क्योंकि ज़्यादा रोजगारी को जनरेट करेगा। देखिए, जीएसटी जो है वह दरअसल बूस्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को। क्लियर। क्योंकि इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद यह जो प्रोडक्शन की बूस्ट है, इट विल फर्दर बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल एक्चुअली इरेडिकेट पॉवर्टी। क्लियर। तो दिस इज द होल चेन जिसमें भारतीय अर्थतंत्र जो है उसको फायदा होना दिख रहा है। उसके बाद फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री अगर देखें तो सिंपलर टैक्स रिजाइम विथ फ्यूअर एक्सेप्शंस। कुछ अपवादों को हम लोग छोड़ दे तो बाकी का जो पूरा का पूरा जो ढांचा है टैक्स का एकदम सिंपल है, एकदम सरल है। दूसरा, इंक्रीज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई व्यापारी के लिए, कोई निवेशक के लिए, इन्वेस्टर के लिए कोई जंजाल में नहीं पड़ना, यही एक सबसे बड़ी बात होती है। और इंडिया के संदर्भ में हमें मालूम है कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर। और इसी की वजह से ही जो निवेशक होते थे वे भारत में अपना जो फंड है वह निवेश करने के लिए उत्साहित नहीं होते थे। क्लियर। मगर अब जीएसटी के आने से एक जो हमारा जो टैक्सेशन था, जो कि एकदम कॉम्प्लेक्स था, अब वो सिंपल हो चुका है। तो इट एक्चुअली इंक्रीज्ड our ease of doing business। उसके बाद रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स, बिकॉज देयर इज वन टैक्स, तो कोई प्रश्न ही नहीं आता कोई अलग राज्य का, कोई अलग प्रदेश का टैक्स देने का। एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, वो भी जो है सोल्व हो गया। मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट। उसके बाद मेकिंग अवर प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, टैक्स पेमेंट, जिसकी बात हमने की। दिस होल थिंग इज एक्चुअली थैंकफुल टू अवर अपग्रेडेशन टू आईटी। डिक्रीजिंग एवरेज टैक्स बर्डन ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, नंबर ऑफ टैक्सेस होते हैं तो उसका बर्डन जो है वो भी स्वाभाविक तौर पे बड़ा ही होता है, और सिंगल टैक्स होता है तो उसका बर्डन स्वाभाविक तौर पे कम होता है।
उसके बाद अगर फॉर कंज्यूमर्स के बारे में देखें इसका बेनिफिट, तो पहले तो ट्रांसपेरेंट प्राइसेस, फाइनल प्राइस ऑफ गुड इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपेरेंट ड्यू टू सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड द सर्विस सप्लायर। क्लियर, पूरी चेन जो है वह एकदम पारदर्शक हो गई, तो इसी की वजह से ग्राहक को जो भाव मिल रहे हैं वे भी पारदर्शक मिल रहे हैं, वे भी पूर्व जो तय किए गए हैं वही मिल रहे हैं। उसके बाद प्राइस रिडक्शन, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड गुड इन अ लॉन्ग रन ड्यू टू रिडक्शन इन कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। यस, जिसका जिक्र हमने किया था कि डबल टैक्सेशन के मामले में जब वस्तु जो है ग्राहक तक पहुंचे तो उस चेन के दौरान उसका जो भाव है, उसकी जो कीमत है वह थोड़ी बढ़ जाती है वास्तविक असल कीमत से। क्लियर, तो यह बोझा जो है अब ग्राहक के ऊपर नहीं आएगा और उसके परिणाम स्वरूप यह जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो भाव कीमतें होती है वे भी कम होगी। उसके बाद पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है ही, बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये हमने जो है बेनिफिट्स देखे, कस्टमर को मिलते हुए बेनिफिट्स देखे, उसके बाद पूरी हमारी इकोनॉमी को मिलते हुए देखे, ट्रेड और सप्लाई के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए जो बेनिफिट्स थे वो देखे। अब लास्ट में हमारे राज्य के क्या क्या बेनिफिट है उसकी बात करें। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस, a state will be able to tax the entire supply chain from the manufacturing to retail। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो जहाँ उत्पादन होता है, क्लियर, वहाँ वह राज्य का उस पर हक रहता है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म था, मगर अब ऐसा नहीं है। एंटायर सप्लाई चेन में राज्य जो है वह अपना जो हक है वह लगा सकता है। उसके बाद मोर इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, पावर टू टैक्स सर्विसेज विच वॉज हिथेरटो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। अब तक ये मोनोपोली थी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस टैक्स लेने की, मगर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी द पावर इज पास्ड टू द स्टेट। अब राज्य भी सर्विस टैक्स जो है वह ले सकते हैं, उसको वसूल कर सकते हैं। विल बूस्ट रेवेन्यू एंड गिव स्टेट्स एक्सेस टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद एनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट, जीएसटी बीइंग डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स विल फेवर कंज्यूमिंग टैक्स, improve the overall investment climate in the country, which will naturally benefit in the development of state. Yes, GST being destination based consumption tax will favor consuming states। जिस स्टेट पे ज़्यादा कंज्यूम होगा चीज वस्तु है, सर्विसेज, वह स्टेट को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यह जो टैक्स है वह डेस्टिनेशन बेस्ड कंज्यूमिंग टैक्स है। और इसी की वजह से जहाँ मैक्सिमम वस्तुओं की बिक्री होगी, जहाँ पे कंजप्शन होगा ज़्यादा, वह राज्य को ज़्यादा टैक्स जो है वह मिलेगा। उसके बाद इंक्रीजिंग कंप्लायंस में लार्जली यूनिफॉर्म एसजीएसटी एंड आईजीएसटी रेट्स विल रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एलिमिनेटिंग रेट आर्बिट्रेज बिटवीन नेबरिंग स्टेट, दैट बिटवीन इंट्रा एंड इंटर स्टेट। क्लियर, तो कुल मिला के एक कंप्लायंस बढ़ाने की बात है, टैक्स चोरी को कम करने की बात है, और मैक्सिमम टैक्स जो है उसकी वसूलात करने की बात है, जिसमें जीएसटी जो है वह बेहतर साबित हो सकता है राज्यों के लिए। उसके बाद कुछ अपवाद देखें हम लोग जीएसटी में, कुछ ऐसी चीज वस्तु है जिसका इंक्लूजन जो है वह किसी भी जीएसटी के स्लैब में नहीं हुआ है और उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पहला, कस्टम ड्यूटी विल बी स्टिल कलेक्टेड along with the levy of IGST on import goods। क्लियर, विच मीन्स कस्टम ड्यूटी ऐसा ही है, उसको जो है हिलाया नहीं गया, उसको नाबूद नहीं किया गया, एंड इट विल बी एप्लीकेबल अलॉन्ग विथ IGST ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि आयात की गई हुई चीज वस्तुओं के ऊपर यह जो टैक्स है वह लागू होगा। उसके बाद पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स आर करंटली एग्जम्प्टेड। पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, these are the products which we need to remember। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस आर आल्सो एग्जम्प्टेड। तो इन सब चीज़ों को भी एग्जम्प्ट करके रखा है, जिसका पता हमें होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग अगर चैलेंजेस की बात करें, अगर मेरिट्स के जैसे ही उसका विरोधी पक्ष देखें, तो पहला, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लूज रेवेन्यू ऑन अ बिगर स्केल। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लूज रेवेन्यू ऑन अ बिगर स्केल। पहले क्या होता था कि जिस राज्य में मैन्युफैक्चरिंग होता था उस राज्य को टैक्स का महत्तम हिस्सा दिया जाता था, क्योंकि इट वाज ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। मगर अब इट बिकेम डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्टिंग या कंजप्शन टैक्सेशन आप कह लीजिए।
तो अब जहां उत्पादन हुआ वहां नहीं, मगर जहां उसका वपराश हुआ जिस राज्य में है उस राज्य को ज्यादा टैक्स जाएगा। तो जिन जिन देशों में मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, हाई रेट टू टैक्स टू compensate the revenue collected now from the multiple tax, which means high revenue neutral rate. उसके बाद रिडक्शन इन द फिस्कल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। यस, फिस्कल ऑटोनॉमी तो आनी ही आनी है, क्योंकि जो कलेक्शन जो था पहले उन लोगों के द्वारा जो होता था, सेल्स टैक्स या आप वेट कह लीजिए या मेट कह लीजिए, क्लियर। तो अब यह जो रकम है वह रकम राज्य के पास नहीं आने वाली। तो इसी की वजह से राज्य की जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वह थोड़ी कम हुई है। राज्य को केंद्र के पास अपना जो हाथ है वो लंबा करना पड़ेगा अपना ही पैसा लेने के लिए। उसके बाद कंसर्न्स रेज्ड बाय बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज ओवर द नीड फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है यह नए रिजिम में स्मूथली काम करने के लिए। द लेवी ऑफ एडिशनल सेस, जीएसटी के अलावा अन्य कई जो सेस है वे लगाए दिए गए हैं, जैसे एजुकेशनल सेस हो, एग्रीकल्चर हो या स्वच्छ भारत हो, कोई भी हो। उसके बाद द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टैक्स अथॉरिटीज सो फार टू टैक्सिंग गुड एंड नॉट सर्विसेज टू डील विथ द लेटर इज एन अननोन क्वांटिटी। क्लियर, सर्विसेज की बात यहाँ हुई है, तो सर्विसेज को क्वांटिटी में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। क्लियर, मगर कोई चीज वस्तु हो तो उसको हम लोग 100% जो है क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हैं, मगर सर्विसेज ऐसी चीज है जिसको हम लोग क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते। द सक्सेस ऑफ जीएसटी डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल कंसेंसस, टेक्नोलॉजी एंड द कैपेसिटी ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स टू अडॉप्ट द न्यू रिक्वायरमेंट्स। क्लियर, इन 3-4 बिंदुओं पर जीएसटी की जो सफलता है वह टिकी हुई है। पहला बिंदु है पॉलिटिकल कंसेंसस, यानी कि राजकीय इच्छा शक्ति पहले ही होनी आवश्यक है, क्योंकि यह जो टैक्स है वह लाने वाले भी राजकीय लोग हैं, इसको लागू करने वाले भी जो है राजकीय लोग हैं, राजकीय पक्ष है, और उसको आगे खारिज करने वाले भी यही होंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है यह पूरे इम्प्लीमेंटेशन में टैक्स सिस्टम के, क्योंकि एज वी नो कि इट्स एक्चुअली सब जो ट्रांजैक्शन है वह सब ऑनलाइन ही हो रहा है। क्लियर, फिजिकल कोई काम की बात ही नहीं हो रही है। सो द टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग से। और कैपेसिटी ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स की जो हमारा जो ढांचा है, पूरा जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स है वह यह सब फेरफारों को कितनी जल्दी स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन है जिसके मुताबिक द जीएसटी इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स शिफ्टिंग इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल। एज वी ऑल नो कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थतंत्र है, वह महत्तम अधिकांश जो उसमें व्यवसाय है वह इनफॉर्मल है। क्लियर, फॉर्मल तो 30% ही हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी के जो सारे नहीं दिखाई दे रहे हैं मगर व्यापार हो रहा है वह सब इनफॉर्मल है, जिसमें कोई जो है बिल या कोई आधार जो दस्तावेज होते हैं, आधार होते हैं, वे नहीं होते हैं। क्लियर, तो यह एक अच्छा स्टेप है, सकारात्मक है, ताकि यह जो पूरा इनफॉर्मल सेक्टर है वह ट्रांसफॉर्म हो जाए फॉर्मल सेक्टर में, और से और टैक्स कंप्लायंस हो, और से और टैक्स इवेशन जो है वह कम हो। It is important to utilize experiences from the global economies that have implemented the GST before us to overcome the impending challenges. हमें विश्व के अलग अलग अर्थतंत्रों को अभ्यास करना होगा, और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने जीएसटी को लागू किया है उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, ताकि हमारे देश में जीएसटी लागू करने में हमें कम से कम दिक्कत हो। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस आर्टिकल। हमने इस लेख में कई सारी बातें की। पहले तो जीएसटी कलेक्शन की बात की अक्टूबर महीने में, जो कि एक खासा अच्छा कलेक्शन था। उसके बाद हमने पीएमआई देखा, व्हाट इज पीएमआई की भी बात की, हु प्रेजेंट्स व्हेन इट इज पब्लिश्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे पहलुओं का अभ्यास किया। उसके बाद हमने अबाउट जीएसटी देखा, जीएसटी के लेजिस्लेटिव सपोर्ट्स देखे, जीएसटी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे, जो कि हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर, तो कुल मिला के हमने पूरा जो लेख है, क्लियर, वह एकदम अच्छी तरीके से पूरा किया है।
और जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि यह हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से संबंधित लेख है, थोड़ा महत्वपूर्ण लेख है। थोड़ी माहिती जो थी वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण थी। तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट विषय के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट अभ्यास के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट यूपीएससी।